सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के दो तरीके थे। पहला वाज एक्सपेरिमेंटल, जहां पे कोड कन्वर्जन किया जाएगा, एंड दूसरा वाज यूजिंग सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशन, वो तरीका था अप्रायर। सो बेसिकली अब हमें ये तो समझ में आ गया दो तरीके हैं, हमारे लिए बेस्ट जो है वो हमारा सेकंड तरीका है जिसको हम एब्सोल्यूट या अप्रायर बोलते हैं। इस तरीके के अंदर अगर हमको कैलकुलेशन करनी है एक एल्गो को देख के, तो हमें यूज करना पड़ेगा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं वो हमारे पास 5 टाइप के होते हैं। बट इन पांचों टाइप के एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को समझने के लिए हम लोग एक डेफिनेशन समझते हैं और फिर एक एग्जांपल समझते हैं। पहले डेफिनेशन समझते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज अ मैथमेटिकल टूल। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें मैथमेटिक्स का यूज होगा, इसमें कैलकुलेशंस होने वाली है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यूज टू डिस्क्राइब द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। क्या बताता है ये बताता है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो चलने में या रन होने में कितना टाइम कंज्यूम होगा। ऑब्वियस हम लोग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज एन। मतलब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपके एल्गोरिदम को नंबर ऑफ इनपुट्स कितने चाहिए, उसको यहां पे एन माना गया है। इट हेल्प्स कंपेयर एल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एज एन ग्रोज लार्ज। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए हमको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो किसी इंसान ने 3 नंबर ऑफ वेरिएबल मान लिए, किसी ने 2 नंबर ऑफ वेरिएबल में कर दिया। तो ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपको ये सिखाएंगे कि जैसे जैसे इनपुट की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए कैसे रिएक्ट करता है। सही, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है? सिंपल सोबर मैथमेटिकल टूल है, मतलब कुछ कैलकुलेशन करके आप अपने एल्गोरिदम का रन टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं उसके नंबर ऑफ इनपुट्स के बिहाफ पे। तो आगे जाने से पहले कि ये बिग ओ क्या है, ओमेगा क्या है, हम एक एग्जांपल समझ के चलते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके लिए एक पेंट खोल लेता हूं और पेंट पे मैं एक लाइव एग्जांपल लेने जा रहा हूं। देखो क्या होता है, मान लीजिए मुझे अपने लिए घर बनवाना है, तो मैंने बोला कि मेरे लिए खुद के लिए एक घर बनवाना है। तो मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं हम लोग, ऐसा मान लेते हैं मेरा एक घर, ऐसा घर होने वाला है। तो ये मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता हूं, परफेक्ट। तो मेरे लिए घर बनवाना है। तो क्या हुआ, इस घर को बनवाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं कुछ आर्किटेक्ट्स के पास जाता हूं। तो मैंने पहला आर्किटेक्ट पकड़ा, ठीक है, उससे पूछा कि इस पे मटेरियल क्या क्या यूज होगा, क्या मटेरियल होने वाला है, क्या डायमेंशन होने वाली है, क्या चीजें रहने वाली है। वो आया और उसने मेरे को अपने सारे मटेरियल्स और सब कुछ बता दिया। तो मैंने उसे क्या कलेक्ट किया, इनपुट। मैंने उसे इनपुट कलेक्ट किया। मान लीजिए ये जो इंसान मेरे पास आया ये बोलता है 10 मटेरियल अप्लाई होंगे, ये 10 चीज इसमें लगने वाली है। दूसरा आर्किटेक्ट जो आया उसने बोला मेरे को कि इसमें 20 चीज लगेगी, ठीक है। तीसरा आर्किटेक्ट मेरे पास आया, उसने बोला इसमें 30 चीज लगने वाली है। तो हर एक आर्किटेक्ट में मेरे को क्या दिया, नंबर ऑफ इनपुट दिया अलग अलग। पहले मेरे को 10 नंबर ऑफ इनपुट बताया, दूसरे ने 20 और तीसरे ने 30। बट मेरे लिए नंबर ऑफ इनपुट मैटर नहीं करते। एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं ये घर बनवाने वाला हूं तो मेरे लिए मैटर करता है कि भाई मुझे नहीं पता क्या लगाने वाला है, मुझे मकान मेरा स्ट्रांग चाहिए और मुझे ये बता दे कि इस घर को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। दैट खर्चा इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वापस बोल देता हूं, नंबर ऑफ इनपुट मेरे इस एग्जांपल में हो गया मटेरियल क्या क्या लगने वाला है, एंड खर्चा मेरे लिए क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैंने बोला कि मेरे लिए मैटर करता ही नहीं है। मैंने एक आर्किटेक्ट लिया और इस आर्किटेक्ट से पूछा कि प्लीज मुझे एग्जैक्ट फिगर बता दे, एग्जैक्ट कोटेशन दे दे कि मेरे इस घर को बनने के लिए कितना पैसा लगेगा। परफेक्ट। अब उस आर्किटेक्ट के लिए बहुत मुश्किल था, अगर वो मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट बता पाए तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि उसने मेरे को बोला कि सर आपके इस घर को बनाने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा फॉर एग्जांपल। तो मैंने किसी से बैंक से 1 लाख रुपए उधार ले लिया। लेकिन मानो अगर क्या होता है, कल को इस घर में 1 लाख से ज्यादा लग गया तो मैं पैसा कहां से व्यवस्था करूंगा। तो मेरे लिए जो बेस्ट केस होता है, बेस्ट मतलब ये चीज मेरे लिए बेस्ट है कि अगर कोई आर्किटेक्ट मेरे को ये बता दे कि मेरे घर में एग्जैक्ट कितना पैसा लगने वाला है, 1 लाख रुपया, तो वो मेरे लिए हो गया बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। अब अगर क्या हुआ, उसने 1 लाख बताने के बाद मेरा खर्चा हो गया है 1.1 लाख, तो ये मेरे लिए अच्छा होगा बुरा होगा,
ये मेरे लिए हो जाएगा वर्स्ट केस। मतलब 1 लाख से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए था यार, 1 लाख से नीचे रह जाता, 1 लाख से ऊपर अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। उसको मैंने बोला वर्स्ट केस सिनेरियो। और अगर मान लो इस मकान को बनने में सिर्फ 90,000 रुपए लगे, मैंने बोला 90 की, अगर 90,000 रुपए लगे तो ये तो मेरे लिए हो गया अच्छा केस हो गया है ना बहुत। तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास 3 केसेस हैं। मैं यहां से एक बार ये रब कर देता हूं बेस्ट वर्जन। तो मैं यहां से 3 केसेस मान के चलता हूं कि सबसे अच्छा मेरे लिए होगा अगर मेरा घर 1 लाख रुपए बोला आर्किटेक्ट ने और 1 लाख में बन जाए, ठीक है। दूसरा बुरा सिनेरियो मेरे लिए क्या होगा, अगर उसने 1 लाख बोला और 1.1 देना पड़ा, दैट इज अच्छा सिनेरियो नहीं है। और अगर मान लीजिए 90,000 में बन गया, वो भी मेरे लिए अच्छा है। तो यहां पे 3 सिनेरियो आते हैं। क्या एग्जैक्ट अमाउंट लग रहा है, अमाउंट से ज्यादा लग रहा है और अमाउंट से कम लग रहा है। ऐसे ही कुछ सिनेरियो आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। आप 3 सिनेरियो देखिए, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। तो आपके सामने 3 सिनेरियोज आते हैं, बिग ओ, ओमेगा और थीटा। नाउ बिग ओ क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, और थीटा क्या है और ओमेगा क्या है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बिग ओ आपको बताता है अपर बाउंड। क्या बताता है? अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहां पे तो बिग ओ ने मेरे को क्या बताया? अपर बाउंड। ओमेगा मुझे बताता है लोअर बाउंड, ठीक है। और थीटा मुझे बताता है दोनों एग्जैक्ट, ठीक है। थीटा मुझे देता है एग्जैक्ट बाउंड। सॉर्टेड। तो अगर मैं बोलूं इस पूरे सिनेरियो के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर मैं बोलूं तो मेरा ओमेगा क्या है? लोअर बाउंड। अगर 1 लाख का मकान 90,000 में बन के रेडी हो गया तो लोअर बाउंड हुआ ओमेगा। तो ओमेगा मेरा हुआ 90,000, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे लिए अपर बाउंड क्या हुआ, अपर बाउंड क्या था हमारे लिए? अपर बाउंड को हम बोलते हैं बिग ओ। तो अपर बाउंड मेरे लिए हो गया, जिसको मैंने बोला बिग ओ, वो मेरे लिए हो गया 1.1। और एग्जैक्ट मेरे लिए क्या हो गया? थीटा। तो आपको 3 नोटेशन मिल गए कि अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया जाए किसी चीज का तो वो आपके लिए कहलाता है थीटा। अगर उससे ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ा तो वो कहलाएगा बिग ओ, और उससे कम करना पड़ा तो कहलाएगा ओमेगा। आई होप बहुत क्लियर कट है मेरे एग्जांपल से कि एग्जैक्ट फिगर है तो थीटा, उससे ज्यादा है तो बिग ओ, और उससे कम है तो ओमेगा। अब यह समझने की कोशिश करना कि अगर आप जितना पैसा अरेंज करके बैठे थे 1 लाख रुपया, उससे ज्यादा लगा तो आपके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, गलत हो गया आपके लिए। और अगर उससे कम लगा तो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो हो गया। सही। इस तरीके से हमारे सिनेरियोज डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बिग ओ नोटेशन मेरे एग्जांपल को देख के, तो 2 लाइन की इसकी डेफिनेशन है, उसको समझते हैं। अगर बिग ओ नोटेशन की बात करूं तो बिग ओ नोटेशन मेरे को यह बोलता है कि पैसा ज्यादा लग रहा है, 1 लाख से ज्यादा, मतलब अपर बाउंड। दूसरा, मेरे लिए काम गलत हो गया, मेरे को 10,000 एक्स्ट्रा अरेंज करने पड़ेंगे, तो यह कहलाएगा वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कि मेरी डेफिनेशन में लिखा है। बिग ओ रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रन टाइम, इट गिव्स द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यह आपको वर्स्ट केस देता है। थर्ड स्टेप, यूज टू एंश्योर दैट एन एल्गोरिथम डज नॉट टेक मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड। मतलब वर्स्ट केस से बुरा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। मान लो 1 लाख के मकान में 1,10,000 लग गए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो बिग ओ नोटेशन बोलता है कि आपके एग्जैक्ट फिगर या एग्जैक्ट टाइम से ज्यादा टाइम लिया गया है, दैट इज अपर बाउंड। यह आपके लिए गलत हो गया है, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो है। इससे गलत तो नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं जाना चाहिए। यह कहलाया बिग ओ नोटेशन। अगला ओमेगा नोटेशन, देखते हैं ओमेगा नोटेशन को। तो ओमेगा नोटेशन हमारा कौन सा वाला था? जिसमें 1 लाख लगना था पर 90,000 लग गया, ठीक है, तो अच्छा हुआ ना। तो ये तो लोअर है, सही। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड मतलब 1 लाख से नीचे रहा तो ठीक है, लोअर बाउंड कहला दिया, लोअर बाउंड बोल दिया। और ये चीज वर्स्ट केस तो नहीं थी, तो हमने बोला रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, इट गिव्स द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस देता है आपको क्या, हाँ इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट हाँ, ऐसा नहीं कि 90 के 80 नहीं लग सकते, 70 नहीं लग सकते, वैसा हो सकता है। सॉर्टेड। तो ये कहलाया आपका ओमेगा नोटेशन। एंड अगला है आपका थीटा नोटेशन। आप इसको 2 चीजों में समझ सकते हो। पहला कि आर्किटेक्ट ने आपको बोला था 1 लाख रुपए लगेगा और एग्जैक्ट आपको उतना ही लगा, तो आप इसको एग्जैक्ट बाउंड बोल सकते हो। अब ये एग्जैक्ट बाउंड क्या है? एग्जैक्ट बाउंड है बिग ओ नोटेशन और ओमेगा नोटेशन के बीच वाला।
ठीक है, इसको एक और एग्जांपल समझते हैं ग्राफ के रेस्पेक्ट में, कि मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूं ऐसा, ये जो ग्राफ की लाइन है मेरी, ये एक लाइन मैंने बनाई और इस लाइन को मैंने माना ये मेरा है थीटा नोटेशन, मतलब एग्जैक्ट मैच। अगर मैं बोलूं इसका वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस मतलब अपर बाउंड, तो एक लाइन जा रही होगी यहां से, वो होगी बिग ओ नोटेशन, सही, और एक लाइन जा रही होगी यहां से, वो होगी हमारा ओमेगा नोटेशन, सॉर्टेड। ऐसे ही अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में एक दिखाया था, मैं आपको वो देखता हूं, तो अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं और डायग्राम दिखा के अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक लाइन है जो है बिग ओ ऑफ एन, इस बिग ऑफ ओ ऑफ एन का, ये जो बिग ओ एन है इसका लोअर बाउंड क्या है, तो आप बोलोगे बिग ओ अंडरस्कोर एन, और अपर बाउंड पूछो तो आप बोलोगे बिग ओ एन लॉग एन, सही। तो इस तरीके से कैलकुलेशन चलती है, उस कैलकुलेशन पे थोड़ा और रुक के आएंगे, बट होपफुली शायद आपको ये समझ में आया होगा कि थीटा आपका एग्जैक्ट बाउंड है, बिग ओ आपका अपर बाउंड है, और जो आपका क्या बोलते हैं ओमेगा है वो आपका लोअर बाउंड है। मतलब अगर थीटा पे कोई चीज मैच करती है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगर बिग ओ पे मैच करवानी पड़ी तो वो वर्स्ट केस है, और ओमेगा पे मैच करवानी पड़ी तो वो आपका बेस्ट केस है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।